आज आप ऐसे क्यों हैं? 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री जी मेरा इंतजार कर रहे थे अपने पिंक हाउस के चैम्बर। उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया और एक लिफाफा दिया साथ में, और ये कहा कि इस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है वो इमीडिएटली मीडिया को सर्कुलेट कर दो। और मैं देखा कि सारे टीवी चैनल्स चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बैठ के सबको देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई अब हो गया काम जो मैं करना चाहता था। तो उन्हें लगता था कि यार कहीं ऐसा मेरा ही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके पास कुछ रखा हो और ये किसी दिन मेरा कबाड़ा कर दे। और जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया कि अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी दिन से उन्होंने अपना रुख बदल लिया। लोग कहते हैं कि मैंने उनका भरोसा तोड़ा, मैं यहाँ उल्टा कहता हूँ कि अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा का भरोसा तोड़ा। इतने वर्षों में आपने उनके साथ काम किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज आप सरकार के जाने के बाद, सरकार जब तक थी तब तक आप सरकार में थे, आप उनके आंख भी थे, कान भी थे, नाक भी थे, सब मतलब, और आज जैसे ही सरकार गई 2-1 वर्ष पहले, उसके बाद आप विरोध में खड़े हैं। क्या कोई ऐसी घटना? बिल्कुल। वो क्या रीजन है? क्योंकि हमको मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मुख्यमंत्री ने प्लानिंग की सचिन पायलट की इमेज को और करियर को टेम्पर करने की, क्या पता आप सचिन पायलट की प्लानिंग, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बैकिंग हो सकती है आपको सचिन पायलट को, लोकेश मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, करो। ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा प्रकरण तो बहुत स्पष्ट है। तो आत्मा आपने कैसे जानी? सरकार में रहते हुए आपने, सुनिए उसी पे आ रहा हूँ और मैं उसी का आपको जवाब देता हूँ। और क्योंकि मेरा सवाल अभी पुराना वाला सुनकर, हाँ, आप ही नहीं जो लोग भी आपके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से बातें की जाती हैं लोकेश शर्मा को लेकर, कि आज सरकार जाने के बाद, सरकार में तो बहुत मलाई खाई, बहुत पद पे रहे, उनकी हर एक्टिविटी में शामिल रहे, और सरकार जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि पूरी तरह से विरोध में आ गए। हाँ, ये मैंने जहां से शुरुआत की थी कि मेरा कोई विरोध नहीं है उनसे, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, ना मैं आज भी उनके विरोध में कुछ बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये घटना है 2020 की, जब राजनीतिक संकट का माहौल बनाया गया। बिल्कुल 16 जुलाई 2020 को जब सरकार के तमाम विधायक, कांग्रेस के तमाम विधायक बाड़ेबंदी में थे, होटल फेयरमाउंट में थे, और ये माहौल बन गया था कि इनमें से किसी को भी कोई खरीद फरोख्त कर सकता है, ले जाया जा सकता है, तो उन सबको वहाँ एकत्रित किया हुआ था। और मुख्यमंत्री जी उन्हें संभालने आते थे कि भाई सारे लोग ठीक है ना, किस तरह से एक्टिविटीज चल रही हैं। स्वयं आते थे? हाँ, स्वयं आते थे, क्योंकि सब लोगों के तो टेलीफोन्स वगैरह सब सर्विलांस पे लिए हुए थे, निगरानी के लिए कि भाई कौन किससे बात कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। तो 16 जुलाई 2020 को भी वो वहाँ पधारे। चूंकि मैं उनका ओएसडी था तो मैं भी उनके साथ हर जगह आता जाता था, और हमारी जिम्मेदारी ये थी कि आप ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, ये ध्यान रखना कि कौन व्यक्ति किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, और ये क्या चर्चाएं करते हैं आपस में। यानी हमें तो उनकी निगरानी करने के लिए उस जगह पर रखा जाता था। अच्छा। हम उन्हें रिपोर्ट भी करते थे कि आज ये हुआ, इसने इससे ये बातें की, इससे मिले, आपस में 2 विधायक, ये वो नाम है जो दिन में इतनी देर साथ रहे। तो वो सारी घटनाक्रम हुआ इतना मतलब बिग बॉस जैसे चलता है। 300 से ज्यादा कैमरे, ये माहौल बनाना था कि मेरी सरकार गिर रही है और मैं उसे बचाने के लिए लगा हुआ हूँ, तो वो तो हर तरह से अपनी उस चाल को चल ही रहा था। उस खेमे में भी कुछ विरोधी थे क्या, जिनको बाद में मैनेज किया गया? लगता था बिल्कुल, कई लोगों को बाद में लेके आए ना, 3 विधायकों को हम लेके ही आए, चाहे वो चेतन डूडी रहे हो, सवाई माधोपुर के दानिश अबरार जी रहे हो, रोहित बोरा जी रहे हो, इन तीनों को बाद में लेके आए गया। और उन सबके साथ रात को 2:30 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। जो तत्कालीन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे अविनाश पांडे जी, और ये वही लोग हैं जो फेयरमाउंट में थे और फिर बाद में नहीं, इनके लिए ये कहा जा रहा था कि ये वहां जाने वाले हैं, हमसे मिलने वाले हैं, तो ये शायद हो सकता है रास्ते में पहुंच भी गए थे, इनको लेके आया गया और वहां रात को 2 बजे 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई आनंद फानंद में। तो वो घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें ये सारी चीजें आज इस रूप में हुई। हाँ, आज तो आप ऐसे क्यों हैं? 16 जुलाई 2020 को जब ये हो रहा था तब मैं वहां था, और वो सबसे मिलने जुलने के बाद अपने निवास पहुंच गए, सरकारी निवास पहुंच गए लगभग 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि पहले दिन में तो मैं उनके साथ था ही और मैं वहीं रुक गया था होटल में। 1-1.5 घंटे बाद उनके जो पर्सनल सुरक्षा कर्मी हैं, पीएसओ जिन्हें कहा जाता है, रामनिवास जी, उनका मेरे पास कॉल आया कि मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं, आप तुरंत आइए। अब होटल फेयरमाउंट है कूकस में,
और कुकस से यहाँ सिविल लाइन पहुंचने में तो काफ़ी समय लगता ही लगता। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, और मैंने अरेंजमेंट किया इमीडिएटली भी चलो मैं निकलता हूँ। वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। तो मुझे आने में लगभग 6 बज गए, 6 साढ़े 6 बज गए मुझे वहाँ आने में। इस दरमियान भी 2-3 बार उन सुरक्षा कर्मी का मेरे पास फ़ोन आ गया कि जल्दी आओ भाई, बहुत अर्जेंट काम है, मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुख्यमंत्री जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे अपने पिंक हाउस के चैम्बर में, अच्छा, जो कि मुख्यमंत्री निवास का ही एक हिस्सा है पिंक हाउस। पिंक हाउस, बिल्कुल, उसमें वो बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पहुँचते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया और एक लिफाफा दिया, साथ में अपने हाथों से दिया, और ये कहा कि इस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है वो इमीडिएटली मीडिया को सर्कुलेट कर दो। क्योंकि मैं मीडिया देखता था, अब मीडिया को कोई चीज़ बतानी है या मीडिया को किसी इवेंट की कोई जानकारी देनी है या कोई खबर पहुंचानी है तो सिर्फ मेरे द्वारा ही करवाई जाती थी। ठीक है। और मुझे अगर ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया को ये चीज़ दे दो, तो वो तो मेरी ऑफिशियल ड्यूटी और ऑफिशियल ड्यूटी में है उनके डायरेक्शंस को फॉलो करना। चूंकि मैं काम वही देखता हूं, तो मेरे मन में ये आया ही नहीं कि मैं इनसे पूछूं कि इसमें क्या है और क्यों पूछूं। हाँ, जबकि आपका काम है वो। मेरा बॉस मुझे ये डायरेक्शन दे रहा है कि भाई आप ये मीडिया को पहुंचा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब चक्कर ये पड़ा कि भाई पेन ड्राइव से तो सीधे मीडिया को कैसे मैं सर्कुलेट करूं। हाँ, वो देखना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ये कर देता हूँ। मैं उस पेन ड्राइव को लेके तुरंत घर पहुंचा और उस पेन ड्राइव में जो कंटेंट था उसको मैंने कॉपी किया अपने लैपटॉप पे। तब तक भी मैंने ये देखा नहीं कि इसमें क्या है। 3 उसमें फाइल्स थी। उन तीनों फाइल को मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे लिया, क्योंकि मुझे शेयर करना था ना, उन तक पहुंचाना था। और पहुंचाने का माध्यम ये तो होता नहीं कि मैं हर जगह जाके पेन ड्राइव एक एक मीडिया हाउस को देता या एक एक रिपोर्टर को देता। कैसे पहुंच पाता मैं? वो एक बार तो मोबाइल में या कहीं तो मोबाइल के माध्यम से जो मैंने यहाँ एक अपने तमाम मीडिया के साथियों का जो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई थी, उस लिस्ट में ही, क्योंकि वो प्रैक्टिस में था, जो भी सूचना हम प्रदान करते थे, देते थे, वो उस लिस्ट के माध्यम से जाती थी सभी को, और वो उस पर एक्ट भी करते थे। तो वो एक ऑफिशियली चैनल बना हुआ था कि मैं उस लिस्ट में जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करूंगा और उससे सबको सूचना मिल जाएगी। हाँ, एक बार डालेंगे और जितने भी पत्रकार उससे ग्रुप से जुड़े हुए हैं सीएम के, वो सूचना मिल जाएगी कि भाई ये इनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है। ठीक है। तो मैंने अपने निवास पर आकर उसे पहले लैपटॉप पे लिया और लैपटॉप से मोबाइल डिवाइस पे लिया, और मोबाइल से उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर वो तीनों की तीनों फाइल्स को मैंने फॉरवर्ड कर दिया। क्या थी वो? और एक साथ में एक स्क्रिप्टेड पेपर था, उसका भी फोटो लेके मैंने तीनों को फॉरवर्ड कर दिया। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि इसमें है क्या। मैंने ये ना सुना। आपने फाइल चला के नहीं देखी? क्यों सुनूंगा भाई, मुझे तो आपने लैपटॉप पे कॉपी की फाइल्स? कॉपी कर ली मैंने, सुनी नहीं, क्योंकि उस दरमियान भी लगभग 2 बार उनका फोन आ गया। ऑडियो फाइल्स थी या वीडियो? ऑडियो फाइल्स थी। ऑडियो फाइल रिकॉर्डिंग या वो बाद में पता लगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ मुझे सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने तो ये देखा ही नहीं, और मैं क्यों देखूंगा कि इसमें क्या है। मुझे तो मीडिया को भेजने के लिए कहा है। अब वो चाहे उसमें किसी की फोटोज हैं, कोई उसके अंदर विज्ञप्ति है या कोई वीडियोज हैं, वो क्या है क्या नहीं है मुझे इसका नहीं पता था। तो जब इस प्रोसेस में समय लग रहा था, क्योंकि पहले मैंने उसको अपने लैपटॉप पे लिया, लैपटॉप से मैंने कॉपी करके अपने फ़ोन पे लिया, और उससे जब मैंने वापस उनको भेजा, तब शेयर किया, तब तक में समय लग गया ना। इतनी देर भी मुख्यमंत्री जी को तसल्ली नहीं रही। उन्होंने मुझे कहा कि वो खबर चली नहीं अभी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी थोड़ा समय लगता है इस प्रोसेस में, क्योंकि पेन ड्राइव से तो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने ये किया है, मैंने पहले लैपटॉप पे ले लिया, उससे मैंने अपने फ़ोन के माध्यम से सबको शेयर कर दिया, अभी चल जाएगी। 10 मिनट बाद तो पूरे राजस्थान में भूचाल आ गया, क्योंकि उसमें ऑडियो क्लिप्स थे। उसके अंदर ऑडियो क्लिप क्या थे कि रिकॉर्डिंग थी उन फोन कॉल्स की जिसमें 2 लोग 3 लोग, जो तथाकथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, जो आज दिवंगत हो गए, हमारे कांग्रेस के विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा थे। अच्छा। और एक कोई दलाल, जिनको दलाल कहा जाता है या बोलते हैं ये लोग कि ये दलाली करते हैं, एक संजय जैन करके व्यक्ति थे। और शायद विश्वेंद्र सिंह जी का भी कहीं उसके अंदर कोई वार्तालाप था किसी तरीके का। तो ये सारी की सारी जब मैंने वो कर दी, और बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी कि ये हुआ, सरकार गिराने की साजिश में ये सब लोग शामिल और ये सब लोग अशोक गहलोत के विरोध में बातचीत कर रहे थे। जो भी बातचीत कर रहे थे, मुझे तो उसका आज भी नहीं पता कि उसमें था क्या। मतलब मैंने
मुझसे ये कहा गया, ये कहलवाया गया कि आप ये जो ट्रांसक्रिप्ट पेपर है, उस ट्रांसक्रिप्ट पेपर को भी मैंने नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था उस पेपर में कि गजेंद्र सिंह शेखावत पैसों का लेन देन कर मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। ये लोग आपस में एमएलएस को खरीदने की, उनको पैसे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई वार्तालाप है जिसमें नाम लिखा हुआ था, उस स्क्रिप्टेड पेपर में नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, कि ये। पर जब भूचाल आ गया और उस दिन तो बवंडर ही मच गया था। मैं तो वहां से शेयर करकुराने के बाद वापस मुख्यमंत्री निवास पहुंच गया था और मैं देखा कि सारे टीवी चैनल्स चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बैठ के सबको देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई अब हो गया काम जो मैं करना चाहता था। तो हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया कि एक ऐसा घटनाक्रम मेरे माध्यम से करवाया जो शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। उन्हें पता था कि इसको मैं जो जिम्मेदारी दे रहा हूँ उसको ये बिना पूछे उसका निर्वहन करेगा, और मुझे भी लगा कि भाई मुझे भरोसा करके मुझ पे कोई काम दिया जा रहा है तो मैं उसे करूं। तो ये सब कुछ चलता रहा। वो जो उन्होंने एक माहौल बनाया था कि मेरी सरकार गिर रही है, उन ऑडियो क्लिप्स के बाहर आ जाने के बाद पूरे प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया और कांग्रेस के लोगों ने, यानी तत्कालीन जो चीफ विप थे महेश जोशी जी, उन ऑडियो क्लिप्स के बेसिस पर जो मीडिया में खबरें चली उनके आधार पर उन्होंने जाके एसीबी में मामला दर्ज करवाया, नामजद मामला दर्ज करवाया कि ये लोग हैं जो सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। तो वो दिन था। उसके बाद ये जो चाहते थे वो हुआ, माहौल बन गया कि इन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया, जो सरकार नहीं गिर रही थी ना उसे बचा लिया, इस तरह का इन्होंने माहौल बनाया। तो सारी चीज़ें शांत हो गई, सामान्य हो गई, सारी गतिविधियां नॉर्मल चलने लगी। इन्होंने आला कमान तक को ये मैसेज कर दिया कि मैंने सरकार जो गिर रही थी वो बचा ली। अब देखिए कहाँ से टर्न हुआ। मुझे जो काम दिया वो मैंने कर लिया और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, भी मुझे कहा मैंने कर लिया। जब स्थितियां सारी सामान्य हो गई, 2020 का वो साल निकल गया, उसके बाद भी 3 महीने निकल गए। 2021 मार्च में अब कहाँ खलबली शुरू हुई, कहाँ से पूरा का पूरा परिदृश्य बदला, सिनेरियो चेंज हुआ। मार्च 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने मेरे खिलाफ नामजद एफआईआर दिल्ली में दर्ज करवाई कि मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके वायरल किया है, सर्कुलेट किया है। यानी मेरा नाम था, कुल मिला के फोन टेपिंग की। हाँ, फोन टेप किया है, हमारा कॉल रिकॉर्ड किया है, इलीगली कॉल रिकॉर्ड किया है। तो जैसे ही वो एफआईआर दर्ज हुई, फिर से हलचल मच गई कि ये क्या हो गया भाई, हम तो सब कुछ शांत कर चुके थे, सारी चीजें ठीक हो चुकी थी। अब मेरा परेशान होना स्वाभाविक था कि भाई नाम तो मेरा ही लिखा है इसमें एफआईआर में, लोकेश शर्मा प्लस अन्य कौन है किसी का कुछ नहीं पता। तो जब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि लोकेश तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तुम्हारे ऊपर आंच तक नहीं आने दूंगा और तुम निश्चिंत रहो। ठीक है। लोकेश शर्मा को क्या चाहिए था, प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके कंधे पर हाथ रखकर ये भरोसा दिलाए और ये कहे कि अब आप चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं संभालूंगा, जो कुछ भी हुआ है। उन्होंने ही वकील किए, उन्होंने ही सारी मुझसे रिट दायर करवाई, यानी जो कुछ भी हो रहा था मेरे बचाव के लिए वो सब कुछ उन्होंने करवाया। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझसे तो सिर्फ सिग्नेचर करवाए जाते थे कि मेरी तरफ से एप्लीकेशन दायर हो रही है। मैं निश्चिंत था कि भाई मेरा क्या लेना देना, मुझसे काम इन्होंने करवाया है और अब यही उसको सब संभाल रहे हैं, तो मुझे क्यों परेशानी होने लगी। ठीक है, इतना बड़ा घटनाक्रम इन्होंने करवाया है, यही संभालेंगे उसे, और संभाल रहे थे, बखूबी संभाल रहे थे, कभी कोई दिक्कत मुझे आने नहीं दी। फिर दिक्कत हुई कहाँ, वही बताने जा रहा हूँ। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा, केस भी हो गया, मुझे दिल्ली क्राइम ब्रांच से पूछताछ के लिए बुलाया भी जाता, सम्मन दिए जाते। तो जब भी मुझे वहाँ पूछताछ के लिए बुलाया जाता, उससे एक दिन पहले, एक रात पहले ये मुझे अपने पास बुलाते और कहते कि आपको क्या जवाब देना है, वहाँ आपको जो जो भी मैं बता रहा हूँ वही उनको अपने बयान देने करना है। और मैंने वही किया। हर बार जो मुझे यहाँ से कहा जाता था कि आपको ये करना है, मैंने वहाँ उनकी ऐसी इंटरोगेशन, यानी एक व्यक्ति को आप बिठा के 8-8, 10-10 घंटे तक पूछताछ करें, उस व्यक्ति पे क्या गुजरती होगी। जांच एजेंसी किस तरह से पूछताछ करती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। और वो भी क्राइम ब्रांच जैसी जांच एजेंसीज। इतना प्रताड़ित होने के बाद भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला कि ये पेन ड्राइव कहाँ से आया। जब भी मुझसे पूछा जाता था कि आपके पास ये आया कहाँ से,
तो मुझे जो कहा गया कि आप तो ये कहना कि सोशल मीडिया पे आया था और वो मैंने आगे सर्कुलेट कर दिया, मैंने ऐसे ऐसे सुना, तो जो मुझे बताया गया वही मैंने हर बार कहा। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना प्रताड़ित होने के बाद, इतनी इस तरह के इंटरोगेशन को बर्दाश्त करने के बाद भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला, सब कुछ झेल गया। और मैं आके यही कहता था कि मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े खुश होते थे कि भाई ठीक है, आप मजबूत हो और आपने पार्टी को बचाया है, सरकार को बचाया है, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। फिर साल निकल गया, 2021 भी निकल गया, पूछताछ के लिए मैं जाता रहा, केस चलता रहा, हमारी तरफ से जो याचिका दायर हुई थी कोर्ट में वो भी चलती रही, तो सब घटनाक्रम चलता रहा। अब हुआ ये कि धीरे धीरे इनके मन में एक डर आने लगा। ये जिस नेचर के व्यक्ति हैं, इन्हें ये लगता है कि कहीं किसी के पास कोई ऐसी चीज ना हो जो आगे भविष्य में मुझे कोई नुकसान कर सके, या कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके। तो एक बार इन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके मुझसे ये पूछा कि भाई लोकेश, तुमने वही काम में लिया था ना पेन ड्राइव जो मैंने तुम्हें दिया था? मैंने कहा हाँ। और कैसे कैसे किया था? तो मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। तो उस दिन उन्होंने मुझे ये निर्देश दिए कि वो तमाम सबूत जो आपके पास रखे हैं उन्हें नष्ट कर दो। वो पेन ड्राइव, वो मोबाइल डिवाइस और वो लैपटॉप जिसमें आपने वो कॉपी करके मीडिया को भेजा था, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दो। यानी सबूतों को नष्ट करवाना अपराध होता है, और वो अपराध उन्होंने कारित किया उस दिन। तो मुझे लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, और उसी दिन मैंने ये सोच लिया कि इनके इस निर्देश की मैं पालना नहीं करूंगा उस वक्त। और वो सबूत मैंने अपने पास सुरक्षित रखे। ओएसडी थे उस समय? उस वक्त भी मैं ओएसडी था। मैंने कहा ना, मैं पूरे 5 साल ओएसडी रहा हूं। जब तक सरकार थी तब तक मैं ओएसडी रहा। तो मैंने वो नष्ट नहीं किए। मुझे खटका हो गया, क्योंकि जो इनका जिस तरह का पहले का मैंने इतिहास देखा है कि ये अपना जिससे नुकसान हो सकता हो या जिससे इन्हें खतरा महसूस होता हो उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस प्रदेश में तो बहुत बड़े उदाहरण हैं, परसराम मदेरणा जी जैसे, शीश राम मुगला जी जैसे, पंडित नवल किशोर शर्मा जी जैसे, इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं कि उनको इन्होंने पूरी तरह से ठिकाने लगाने का। आप मानते हैं कि वो सब प्लानिंग के तहत किया गया? बिल्कुल पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था। इसीलिए तो मैं बार बार जिक्र करता हूं। भी आपको नहीं लगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं? देखिए, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले जोश था ना, एक इमेज, थोड़ी देर पहले हम एक इमेज टेम्पर की बात कर रहे हैं, तब भी आपको अंदर से नहीं आया? मेरा कहने का मतलब लग रहा था कि जब आप इतने कालखंड में इनको जानते थे, आपने कहा कि बहुत सारी अन्यान्य गतिविधियां मुख्यमंत्री निवास या ऑफिस में बैठ कर होती थी, तब आपकी आत्मा नहीं जागी? सुनिए, जहां तक आपने आत्मा की बात की, राजनीतिक परिपक्वता इतनी नहीं थी ना कि हम उस वक्त ये निर्णय कर पाते कि प्रदेश के मुखिया क्या कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। भाई हम तो उनके साथ काम कर रहे हैं और हमें उन्होंने जो जिम्मेदारी दे रखी है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। अब राजनीति उन्हें करनी है, उन्हें किसको डैमेज करना है, किसी को अप करना है, तो वो जाने, ये उनका काम है, वो अपना कर रहे थे। तो हमने कोई दुर्भावना नहीं पाली उनके लिए, ना उन्हें जज किया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हो गई और उन्होंने मुझे ये निर्देश दे दिए कि आप इन सबूतों को नष्ट करो, मैंने वो नहीं किया। फिर हुआ ये कि उन्हें ये भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार कहीं ऐसा मेरा ही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके पास कुछ रखा हो और ये किसी दिन मेरा कबाड़ा कर दे। तो उन्होंने, मैं अब आपको ये बात बताना चाहता हूं, उन्होंने 2022 में मेरे उस कार्यालय पे, अपने ओएसडी के कार्यालय पे, जहां से उनके लिए प्रचार प्रसार का काम किया जाता था, जहां से उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमारी टीम बैठकर काम करती थी, उस कार्यालय में, जिसको सब जानते थे कि ये लोकेश शर्मा का ऑफिस है, उस कार्यालय में उन्होंने एसओजी की रेड डलवा दी। खुद ने? मेरे कार्यालय में। अच्छा। अपने एक तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी के कार्यालय में एसओजी की रेड डलवाई। किस लिए डलवाई? तो वो आपके यहाँ से जब्त हो जाए, बस उसकी बराबरी। ये चाहते थे कि इसका सारा सिस्टम खंगाल लिया जाए कि कहीं इसके पास वो सबूत बचे हुए तो नहीं है, इसके पास वो पेन ड्राइव, वो मोबाइल, वो लैपटॉप, इसके पास कोई सबूत ऐसा है तो नहीं जिससे ये आगे आने वाले समय में मेरे लिए कोई परेशानी खड़ा कर दे। पूरे मेरे ऑफिस को खंगाल लिया। अब रेड तो रेड होती है, रेड में किस किस तरीके से छानबीन की जाती है, कितनी चीज़ों को वो गहनता से चेक करते हैं। उन्होंने लगभग 2.5-3 घंटे मेरे पूरे ऑफिस को खंगाल लिया, सारे सिस्टम्स को उलट पुलट कर दिया, लेकिन वो जिस चीज़ को ढूंढने आए थे वो चीज़ उन्हें नहीं मिली। और उसके बाद, उस रेड के बाद मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हो गए कि अब इसके पास कुछ नहीं है। पर आपके पास था?
मेरे पास तो था। हम्म, और जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया कि अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी दिन से उन्होंने अपना रुख बदल लिया। और जब भी मैं इस प्रकरण की बात करता कि इस तरीके से मुझे दिल्ली जाना है, उससे पहले तो बड़े चिंतित रहते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दे। अब समय पूरा होने को आ रहा था, 2022 आ गया था, 23 में चुनाव होने वाले थे। ठीक है, वो अपने एजेंडे में पूरी तरह से कामयाब हो गए थे। सरकार जो नहीं गिर रही थी वो बचा ली थी। सचिन पायलट को आउट करवा दिया था और लोकेश शर्मा के पास कोई सबूत नहीं है किसी तरीके का। तो मैं पूरी तरह से स्वच्छ और साफ राजनीति वाला व्यक्ति बन चुका हूं। मैं वही गांधीवादी व्यक्ति हूं लोगों की नजर में, जिसने कोई काम ऐसा गलत नहीं किया जो कभी उनकी छवि पर कोई दाग लगा सके। ऐसा उनको पूरी तरह से लगने लग गया। तो जब भी मैं जाता दोबारा कि मेरे पास सम्मन आया है, नोटिस आया है, मुझे पूछताछ के लिए जाना है, तो जिस तरह का बर्ताव उन्होंने शुरू किया, आप अगर उसे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन एक वही अपने अंदर ला सकता है जिसको सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी और अपने बारे में सोचता हो। आप सच बोल रहे हैं? 100%। क्योंकि जब जाके मैं उनके पास खड़ा हुआ और मैंने कहा कि कल मुझे जाना है और मुझे पूछता, उस दिन उनके शब्द थे कि अब तू जाने और तेरा काम जाने। जिससे बात करनी है, वकीलों से करनी है या तुझे जाके वहां क्या बात करनी है, किससे बोलना है, अब तुम संभालो तुम्हारे इस प्रकरण को, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक व्यक्ति जिसने आपके सर पे हाथ रखा हुआ हो और जिसने आपसे वो काम करवाया हो जो अपराध की श्रेणी में आता है और जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने ना फोन टेप किया, ना मैंने कॉल रिकॉर्ड किए, ना मैं कर सकता था, ना मेरी वो कैपेसिटी थी, क्योंकि वो तो सारा सरकारी सिस्टम ही करता है। उसके बाद आप मुझे ये कहें कि अब तू जाने और तेरा काम जाने, तो मेरे दिल पर क्या बीती होगी उस वक्त। कह रहे भाई इन्होंने तो अपने आप को अलग कर लिया और जो सारा दोष है उस पूरे प्रकरण का, क्योंकि एफआईआर दर्ज थी, मुझे बार बार पूछताछ के लिए जाना पड़ रहा था, कि उस प्रकरण का पूरा दोष मेरे माथे पे बंट दिया। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत विचलित हो गया, बहुत परेशान हो गया। और ऐसी स्थिति में था कि सरकार चल रही थी, ऐसे समय पर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा ये क्या कर देंगे मैं जानता था। पुलिस इनकी थी, एसओजी इनकी थी, एसीबी इनकी थी, खुद गृह मंत्री भी थे। और प्रदेश का मुखिया, जब सत्ता आपके पास होती है, सत्ता के शीर्ष पे होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो आप कैसे सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं हमसे बेहतर कौन जान सकता है। और फिर मजे हुए राजनेता भी। तो अगर उस वक्त मैंने इस खुलासे को किया होता कि ये सब चीजें इस तरीके से हुई हैं, तो पहली बात तो ये कि मेरा अता पता ही नहीं लगता कि मैं किस तरह से, किस प्रकरण में मुझे कहाँ खत्म कर दिया गया, मेरे परिवार को खत्म कर दिया गया, किसी को पता नहीं लगता। मैं यहाँ बैठ के आपसे बातचीत थोड़ी कर पा रहा होता अगर मैंने उस वक्त ये हिमाकत की होती। तो सरकार से कौन लड़ सकता है सीधे तौर पर? कोई नहीं। कोई लड़ सकता है क्या सिस्टम से? और वो भी ऐसी सरकार जिसका मुखिया सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी हो, तो वो तो पूरी तरह से ठिकाने लगा के नेस्तनाबूद कर देते मुझे। दूसरा, एक और भावना मेरे अंदर थी कि अगर अभी मैंने इस प्रकरण को उजागर किया तो इन मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा और ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध होता है। आप किसी जनप्रतिनिधि के फोन्स को रिकॉर्ड कर लें, इलीगल तरीके से रिकॉर्ड कर लें, सर्विलांस पे लेकर उसे सर्कुलेट कर दें, तो वो अपराध होता है। पहले भी सरकारें गिरी हैं भाई, उदाहरण है इस देश में। तो वो भावना थी। तीसरी थी कि मेरी पार्टी को नुकसान होगा। आज अगर मैं किसी भी तरीके से इन सब चीजों को बाहर निकालता हूं तो मेरा स्वयं का नुकसान होगा, मेरे उस मुख्यमंत्री का नुकसान होगा जिनको कि मैंने आज तक इतना माना है, जिनके प्रति मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मेरी उस पार्टी का, जिस पार्टी में मैंने 25 वर्ष लगातार सक्रिय होकर काम किया है। तो मैं चुप रहा। ये जो बार बार सवाल उठता है ना कि लोकेश शर्मा ने मलाई खाई उस वक्त, तो इस वक्त नहीं बोलता तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, मेरी पार्टी को नुकसान होता। सरकार जब चली गई, देखिए मैंने कब इन सब चीजों को उजागर किया? जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, जब इन्होंने जाकर राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया ना राज्यपाल महोदय को, उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पहली बार मैंने लिखा। और उस वक्त भी मैंने इस ऑडियो क्लिप की या फोन टेप की बात नहीं की, उस वक्त भी मैंने ये कारण बताए कि हम सरकार की वापसी क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि इनकी जो हठधर्मिता थी, ये जो चाहते थे कि उन्हीं लोगों को टिकट मिले जो मेरे साथ उस बाड़ेबंदी में रहे हैं, चाहे वो चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि तमाम सर्वेज में, तमाम एजेंसीज ने जो रिपोर्ट दी थी, मैंने खुद ने भी लगभग 126 विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं ने जाकर कार्यक्रम आयोजित किए
और उन कार्यक्रमों से जो भी जिस निकला था, जो एक रिपोर्ट निकली थी, मैं उन्हें सौंपी। बाकायदा नाम लिखकर मैंने बताया कि ये व्यक्ति इतने से इतने मार्जिन से चुनाव हार रहा है, आप इसे बदल दीजिएगा। किसी की रिपोर्ट नहीं मानी, सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मिता के चलते उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो उनके साथ शामिल थे। उसमें भी उनका राजनीतिक फायदा था। क्या? उनका फायदा ये था कि उन्होंने सोचा कि जिन लोगों को मैं टिकट दे रहा हूं, अगर ये सारे एमएलए बन के आते हैं, संख्या में हम ज्यादा होते हैं, तो ये मुख्यमंत्री के लिए मेरा ही तो नाम प्रस्तुत करेंगे आला कमान को। और अगर ये सब हार जाते हैं तो वो व्यक्ति भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता जिसके लिए आला कमान सोच रहे हैं, क्योंकि तब तो पार्टी चुनाव हार जाएगी। दोनों तरह से उनकी बल्ले बल्ले थी। आज तक कोई ये समझ ही नहीं पाया कि ये खेल इतना बड़ा हुआ कैसे। पहले तो पार्टी की सरकार चली गई उनकी हठधर्मिता की वजह से। अगर ये दूसरा, जीते तो मैं बनूंगा, अगर ये जीत गए सारे, तो क्योंकि मैं मेरे बनूंगा। आदमी है ना, मैंने और ही तो हार जीत गए किया है। तो कोई और बन ही नहीं सकता। तो हार ही गई ना, पार्टी चुनाव ही हार गई तो। अगर 30 लोग चुनाव हार ठीक है, जाएंगे ठीक है। जिनको लोग कह रहे हैं कि इनको टिकट मत दो, तो ठीक है, मुझे पता है कि चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन बाई चांस जीत गए तो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। ठीक है। और अगर हार जाते हैं तो उसे कोई बना ही नहीं रहा, क्योंकि सब पार्टी चुनाव हार गई है सारी की सारी। ये इसके पीछे षड्यंत्र था, ये इसके पीछे भावना थी कि क्यों अपने ही लोगों को लेकर उन्होंने जिद की और आला कमान को ये भरोसा दिलाया कि आप इन्हीं लोगों को टिकट दो, मैं इन्हें जिता के लाऊंगा, क्योंकि खुद का खेल था ये सारा का सारा। तो जब चुनाव हार गए और उसके बाद भी मेरे ऊपर वो एक तलवार लटकी हुई थी कि मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जाए, जांच एजेंसियों की। जांच एजेंसियों की, कि मुझे, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संगीन आरोप था भाई ये, जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। आज तक तो मैं जब भी जाता था उस घटनाक्रम से पहले वही जवाब देता था जो मुझे कहा जाता था। तो अब लोकेश शर्मा उस केस को कैसे बर्दाश्त करे जिस तरह की घटना का उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा। यानी पूरा दोष मैं अपने ऊपर कैसे ले लूं, अपने सर पर कैसे ले लूं, मेरा परिवार क्यों सफर करे जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसके लिए। ठीक है। तब जाके मैंने पहली बार लोकसभा चुनावों से पहले अप्रैल 2024 में, तभी मैंने 3-4 महीने का समय लिया सोचने में, जब मैं पूरी तरह से टूट गया, विचलित हो गया कि अब मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। लोगों को सच तो पता लगना चाहिए। हर व्यक्ति कह रहा है कि लोकेश शर्मा ने फोन टेप किया, लोकेश शर्मा ने फोन टेप किया। जैसे आप जब जांच एजेंसियों के घेरे में आए तो मुख्यमंत्री ने आपसे कहा, अशोक गहलोत ने, कि घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब सरकार कांग्रेस की जा चुकी और फिर आपने 4 महीने का और समय लिया कि अब मैं उजागर करूं, क्या तब भी किसी ने संबल, प्रेरणा या आश्वासन दिया कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं? इसीलिए तो मैं टूट गया बुरी तरीके से। एक व्यक्ति ऐसा नहीं था, ना तो कांग्रेस पार्टी का, ना स्वयं मुख्यमंत्री, ना उनकी कैबिनेट का कोई व्यक्ति, ना उनके आसपास रहने वाले वो तमाम। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। सुनिए, आप खुलासे करो, हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा किसी ने बोला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये करिए और हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ ना कि भाई सरकार चली गई, आपके ऊपर वो तलवार लटकी हुई है कि कभी भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और उन 2-3 महीनों में बार बार प्रयास किया कि वो वापस उसी मोड में आ जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार है, पूर्व है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने आपको भरोसा दिया है वो भरोसा आज तक कायम है या नहीं है। लोग कहते हैं कि मैंने उनका भरोसा तोड़ा, मैं यहाँ उल्टा कहता हूं कि अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा का भरोसा तोड़ा। उसके बाद लोकेश शर्मा ने रिएक्ट किया अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो भरोसा उन्होंने मुझे दिलाया था कि मैं तेरा कुछ नहीं होने दूंगा, वो व्यक्ति ये कहे कि अब तू जाने और तेरा काम जाने, तू निपटना इससे, तो मैं कैसे निपट सकता हूं भाई? मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि मैं कैसे इतने बड़े मामले को अपने सर पर लेकर ये होने दूं कि मेरे ऊपर केस चलता रहे। क्या मैं तिहाड़ में चला जाऊं, जेल चला जाऊं क्या मैं इस सब के लिए? तो क्या मैं खाक राजनीति करूंगा अगर मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊं? तो उस वक्त मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं सच प्रदेश की जनता के समक्ष रखूंगा, क्योंकि मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। और तब जाकर मैंने वो खुलासे किए और मैंने ये कहा कि ये पेन ड्राइव, ये ऑडियो क्लिप्स मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से सरकारी निवास पर बुला कर दिए। जांच एजेंसी और ये बताइए आपने बात सारी। उसके बाद तो जांच एजेंसी पब्लिक डोमेन में आपने जब डाल दिया, पब्लिक डोमेन में आ गया। उसके बाद मैं जांच एजेंसी के पास गया। जब उन्होंने मुझे अगला सम्मन दिया तो मैंने रिटर्न में अपना 7 पेज का स्टेटमेंट वहां नोट कराया। अभी भी चल रहा है प्रकरण? हाँ, जांच, अब तो मैं सरकारी गवाह बन चुका हूँ। सरकारी गवाह है अब मैं तो उस पूरे प्रकरण में सरकारी गवाह बन चुका हूं। जब भी मेरी आवश्यकता होगी जांच एजेंसीज को और न्यायालय को, क्योंकि न्यायालय ने मंजूरी दी
इस बात की, क्योंकि उस घटनाक्रम का चश्मदीद सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए जो भी सच है उस घटना से संबंधित वो उसकी जानकारी मेरे ही पास है। तो मैंने निवेदन किया न्यायालय को कि भाई मैं सारी घटना की सच्चाई जांच एजेंसीज को देना चाहता हूँ, कृपया मुझे अप्रूवर बनने का मौका दें। और मेरी उस एप्लीकेशन पे उन्होंने मुझे मंजूरी दी, बाकायदा न्यायालय ने मंजूरी दी। जो भी घटनाक्रम था उससे संबंधित जो सबूत थे वो सारे मैं जांच एजेंसीज को सौंप चुका हूं, उनको हैंडओवर कर चुका हूं और पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दे चुका हूं।